नमस्कार। जीवन शैली कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहिता कोठियाल मनादुली। दर्शकों, जीवन शैली कार्यक्रम के माध्यम से हमारा यह प्रयास रहता है कि हम आपकी जीवन शैली को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकें। अक्सर हम देखते हैं कि इंसान पूरे दिन भर अपने लिए कार्य करता है, अपने परिवार के लिए कार्य करता है, लेकिन वो अपने लिए ही वक्त नहीं निकाल पाता। ऐसे में कई तरह की शारीरिक और मानसिक बीमारियां उसे घेर लेती हैं। अक्सर हम बात करते हैं यहाँ पर कि हम सिर में हमारे दर्द हो रहा है, लेकिन हमारी रीढ़ की हड्डी में हमारे दर्द हो रहा है। अक्सर हम ये कहते हैं कि हम चीज़ों को भूलने लगे हैं। ये जो सारे लक्षण हैं बहुत मायने रखता है कि हम इस पे ध्यान दें, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम इन लक्षणों पे ध्यान नहीं देते। हर दूसरा व्यक्ति आज की डेट में इन चीज़ों से ग्रसित है, लेकिन क्योंकि हम जिंदगी की आपाधापी में कुछ इस कदर व्यस्त रहते हैं कि हम अपने पे ध्यान नहीं दे पाते, और जिन लक्षणों पे बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है हमें ध्यान देना, उस पर हम ध्यान नहीं देते और हमें कई तरह की बीमारियां यहाँ पर हो जाती है। तो आज जो हमारा कार्यक्रम है इसी से संबंधित है, और हमारा जो आज का विषय है वो है न्यूरो संबंधित बीमारी, लक्षण, उपचार, जागरूकता और सामाजिक दायित्व। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए, बहुत सारी जानकारी यहाँ पर हासिल करने के लिए हमारे साथ एक हमारे मेहमान यहाँ पर मौजूद है। बहुत ही सीनियर न्यूरो सर्जन डॉक्टर महेश कुड़ियाल हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो हमारा आज का विषय बेहद महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम की शुरुआत करूँ दर्शकों से पहले मैं बता दूँ, क्योंकि हमारे साथ जो आज डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इन्होंने बहुत सारी इस क्षेत्र में कार्य किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगी, उत्तराखंड के पहले न्यूरो सर्जन है और इतने साल का इनका चिकित्सा क्षेत्र में कार्यकाल रहा है। कई सम्मानों से यहाँ पर नवाजा गया। वैसे तो जो मेरे पास लिस्ट है बहुत लंबी है, और अगर मैं सारे सम्मान यहाँ आपको बताने लगूँ तो शायद मेरा कार्यक्रम बहुत छोटा पड़ जाएगा। इसलिए कुछ जो मुख्य सम्मान यहाँ पर इन्हें दिए गए हैं मैं आपको बताना चाहूँगी। इनको उत्तराखंड रत्न 2005 अवार्ड दिया गया है। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद मेमोरियल लोकप्रिय चिकित्सा अवार्ड 2004 में इनको यहाँ पर दिया गया है। हिंदी गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। गण रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यूथ आइकन अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। नंदा देवी सम्मान यहाँ पर आपको दिया गया है। प्राइड ऑफ उत्तराखंड के नाम से भी आपको नवाजा गया है। और इसी के साथ अभी 2024 में आपको उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने सम्मानों से इनको यहाँ पर सम्मानित किया गया, क्योंकि न्यूरो के क्षेत्र में बहुत बेहतर कार्य हमारे डॉक्टर साहब ने यहाँ पर किया। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत, और इतने सम्मान के लिए आपको दूरदर्शन परिवार की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। तो चलिए कार्यक्रम की यहाँ पे शुरुआत करते हैं डॉक्टर साहब। क्योंकि हम न्यूरो की यहाँ पे बात कर रहे हैं, सबसे पहले आवश्यक ये हो जाता है कि आम जनता ये समझे कि आखिरकार न्यूरो शब्द क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहिता। देखिए, न्यूरो शब्द जैसे ये निकला एक न्यूरॉन से, जो हमारी जो स्ट्रक्चर है, जो हमारी, जैसे आपने देखा होगा कि स्किन सेल से बनती है, वैसे हमारे नर्वस सिस्टम की जो बेसिक यूनिट है उसको हम न्यूरॉन कहते हैं। और उस न्यूरॉन से नर्वस सिस्टम बनता है, और नर्वस सिस्टम से ये न्यूरो शब्द निकल गया है। तो नर्वस सिस्टम का जो पार्ट ऑफ ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और हमारी पेरिफेरल नर्व्स है। तो न्यूरो जो शब्द निकल के आया न्यूरॉन से, जो कि बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम की, जो इंक्लूड करता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्व्स। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर अब क्योंकि हम न्यूरो की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है, हम कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पे करें तो जो न्यूरो से संबंधित बीमारियाँ हैं, क्योंकि ये आम जनता को भी जानना आवश्यक है कि न्यूरो से संबंधित बीमारियाँ क्या क्या हैं। मोहिता, मैं आई थिंक मैं इसमें आनंद मैं चाहूँगा, मैं थोड़ा आपको ब्रेन की इंपॉर्टेंस आपको बता दूँ। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि पब्लिक को जानना पड़ेगा कि उनके शरीर में बहुत सारे अंग हैं जी, लेकिन अगर मैं देखूँ कि कौन सा अंग सबसे महत्वपूर्ण है, तो मैं न्यूरो का डॉक्टर इसलिए नहीं कह रहा हूँ। मैं उनको ये जानना बहुत जरूरी है कि ब्रेन सबसे महत्वपूर्ण अंग है हमारी। बिल्कुल। अगर आप हमारे स्ट्रक्चर, हमारे सोशल स्ट्रक्चर में देखिए, हमारे किसी वैसे स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि हमारी जो प्राइम मिनिस्टर होता है, सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी किसकी होती है? प्राइम मिनिस्टर की। तो अगर हम अपने ऑर्गन्स को देखें, हम ब्रेन को देखें, हम लीवर को देखें, हम हार्ट को देखें, तो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन हमारे ब्रेन को है। आप देखिए, आप ब्रेन के अंदर आप कहीं से भी आप कोई अंदर चाकू नहीं मार सकते, क्योंकि चारों तरफ से ये वो है। तो इट शोज कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमारी बॉडी का, एंड वी शुड रियलाइज दिस कि हमारा ब्रेन इज सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप ब्रेन आपके पास नहीं है तो अगर आपका ब्रेन डेड है तो आप कुछ नहीं है। तो पहले आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि ब्रेन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यही हमारे पूरे शरीर को चलाता है, यही हमारे हर चीज को कंट्रोल करता है, और ब्रेन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन द बॉडी। तो अगर हम रियलाइज करेंगे तो फिर हम शायद इसके बारे में सोचेंगे कि हम अपने ब्रेन को हेल्दी कैसे रखें। तो हम इस पर आएंगे बाद में, पर पहले जनरल पब्लिक के लिए जाना बहुत जरूरी कि ब्रेन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन द बॉडी। और इसीलिए
हम भगवान कहें, खुदा कहें, सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन ब्रेन को दे रखा है। अगर आप देखें हमारा पेट है, आप यहाँ पे चाकू मार दीजिए, सुई मारी चली जाएगी, हार्ट में भी चला जाएगा अगर आप डालेंगे यहाँ पे। लेकिन ब्रेन को आप कहीं से, अनलेस कि आप गोली मारें, आप उसको हम तोड़ें किसी तरह, तब तक आप ब्रेन तक पहुँच नहीं सकते। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि ये सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड ऑर्गन है बॉडी का, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है नेचर ने। एक लाइन मैं भी जोड़ना चाहूँगी कि आपने जैसे बताया कि हमारा जो मस्तिष्क है कितना इंपॉर्टेंट है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये आ जाती है कि हम जो आम इंसान है वो अपने मस्तिष्क का ही ध्यान नहीं देते। हम सबसे ये सोचते हैं प्रोटेक्टिव है, सिर्फ एक ऐसा यही ऑर्गन होगा, हम ये कहते हैं हाथ कट जाएगा या हमारा पैर टूट जाएगा, लेकिन हम कभी ये नहीं कहते हमारा सर, कि हम बात यहाँ पे नहीं करते हम उसके बारे में कि आपको अपने ब्रेन की केयर कैसे करनी है, कैसे हम उसको ज़्यादा हेल्दी रख सकते हैं। आपने पूछा था कि जो कॉमन बीमारियाँ क्या होती हैं नर्वस सिस्टम की, तो कॉमन बीमारियों को अगर मैं एक जनरल पब्लिक के पॉइंट से मैं बताऊं तो एक होती है बीमारियां जो जन्मजात होती है, अनुवांशिक होती है, जो जेनेटिक होती हैं। वो बीमारियां आपको बच्चों में ज़्यादा दिखेंगी। जैसे बच्चों में कई बार स्पाइना बाइफिटा देखता है, पीछे स्पाइनल कॉर्ड में डिफेक्ट आ जाते हैं, ब्रेन डेवलप नहीं होता है। तो जो चली आ रही डेवलपमेंटल जो अंदर बीमारी, और कुछ बीमारियां होती हैं जो कि हम कहते हैं एक्वायर्ड, जिसको कि हम एक्वायर करते हैं अपने लाइफ टाइम में। बच्चा पैदा हो गया, हेल्दी है, तब तक कोई बीमारी नहीं, इसका मतलब कोई जेनेटिक डिफेक्ट नहीं है। अब उसके आने में क्या क्या उसको अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे इन्फेक्शन, तो इन्फेक्टिव डिजीज होगी, इन्फ्लेमेटरी, डिजनरेटिव, और कुछ होती है कार्डियोवैस्कुलर। तो अगर मैं कहूँ कि ब्रेन की बीमारी में अगर आप देखें तो जो जन्मजात से होती है, जैसे एपिलेप्सी 20% लोगों में मिल की बीमारी आप अपने पेरेंट्स से, पैटर्नल साइड से, मैटरनल साइड से लेके आ सकते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो पेट में जब बच्चा डेवलप कर रहा है उस समय बन जाती हैं, जिसमें कि कई बार मैंने बताया स्पाइनल कॉर्ड के होते हैं, ब्रेन का डेवलपमेंट ना होना, वो होती है जो डेवलपमेंटल बीमारियां होती हैं। और जो एक्वायर्ड बीमारी होती है वो बहुत कॉमन है, चोट लग जाए हेड इंजरी, पेड़ से गिर जाए स्पाइनल इंजरी। तो हेड इंजरी और स्पाइनल इंजरी ये है एक्वायर्ड ट्रॉमेटिक बीमारी, जो ट्रॉमा की वजह से हुई है। इन्फेक्शन की वजह से आपने सुना होगा, बहुत कॉमन है कि पेशेंट को मेनिंजाइटिस हो गई है, इन्फेक्शन चला गया ब्रेन में, मेनिंजाइटिस है, इंसेफेलाइटिस है, ये हो गई है जो कि इन्फेक्शन से रिलेटेड है, वायरस से, बैक्टीरिया से, फंगल से, कुछ भी चीज़ हमारे ब्रेन को अगर ये अफेक्ट करता है तो उसको हम कहते हैं इन्फेक्टिव बीमारियाँ, इन्फेक्शन से। जी। और कुछ होती है पैरासिटिक, आजकल आपने बहुत सुना होगा, जैसे कि सिस्टिक सर्कोसिस, जो अंडे चले आते हैं, जो गोभी के अंडे होते हैं, ब्रेन पैरासिटिक होती है, वो ब्रेन में चले जाता है, तो उसको पैरासिटिक कहते हैं। पैरासाइट्स भी हमें हमारे अंदर बीमारियाँ पैदा कर सकते हैं। कुछ बीमारियाँ होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिक को जानी चाहिए, होती है जिसको हम कहते हैं सेरिब्रोवैस्कुलर, मीन्स ब्रेन और खून की नसों से रिलेटेड बीमारियाँ, और उसमें सबसे कॉमन आता है ब्रेन स्ट्रोक। जी बिल्कुल। तो जो खून की नसें हमारी जो ब्रेन के अंदर, जो ब्रेन में या नर्वस सिस्टम के लिए जो ब्लड सप्लाई है, उसमें दो टाइप की बीमारियाँ होती है। एक बीमारी तो होती है कि नस फट जाए अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन हेमरेज जी, और एक होता है कि नस ब्लॉक हो जाए, उसको कहते हैं इस्चीमिक स्ट्रोक। और ब्लॉकेज वाली बीमारी जो ब्रेन की होती है सेम ऐसी होती है जैसे हार्ट की होती है जी। अगर आप देखें हार्ट की में ब्लॉकेज, हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक जिसमें ब्लॉकेज, सेम वही बीमारी है, कारण भी वही है, समाधान भी ऑलमोस्ट वही है। लेकिन हार्ट में ब्रेन हेमरेज नहीं होता, नस फटती नहीं है, वहाँ पे ब्रेन में ब्रेन हेमरेज का डर रहता है। तो ब्रेन की अगर हम सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज जैसे ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं, वो दो टाइप के, एक में नस फट जाना और एक में कहते हैं हम कि नस ब्लॉक हो जाना, और दोनों का ट्रीटमेंट थोड़ा अलग अलग होता है। तो एक मैंने आपको बताया इन्फेक्टिव, इन्फ्लेमेटरी, और तीसरा ये आ गया सेरिब्रोवैस्कुलर। एक होती है नियोप्लास्टिक। नियोप्लास्टिक मतलब कोई नई ग्रोथ ब्रेन के अंदर हो जाए, ब्रेन ट्यूमर, ये नियोप्लास्टिक हुई। तो ब्रेन ट्यूमर भी जैसे और अंगों में होता है, इसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कैंसरस, एक होते हैं नॉन कैंसरस। तो हमारे यहाँ नियोप्लास्टिक हो गया। उसके बाद आती है डिजनरेटिव। डिजनरेटिव जैसे आप एज के साथ में, अब आपने सुना होगा साहब डिमेंशिया हो गया, पेशेंट की याददाश्त कम होने लग गई है, डिजनरेशन हो गया, पार्किंसंस डिजीज आने लग गई है, अटैक्सिया होने लग गया। तो वही बीमारियां हमने अगर आप देखें तो इसमें अगर आई थिंक पब्लिक अगर इसको आप कोरिलेट करेगी, हाँ भाई कुछ जन्म जाते हैं, कुछ बच्चा जब पेट में डेवलपमेंटल है, उसके बाद एक्वायर्ड है, चोट लग गई, चोट की बीमारी, इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन की बीमारी। तो ये बीमारी हम इस तरह से क्लासीफाई करते हैं। पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली आपको इनके बारे में थोड़ा अवेयरनेस होनी चाहिए और ये मालूम होना चाहिए कि इनसे आप कैसे
क्या सावधानियां ले सकते हैं ताकि आपको ये बीमारियां ना हो। जी डॉक्टर साहब, ये एक मुख्य प्रश्न यहाँ पर ये आ जाता है कि जब न्यूरो संबंधित बीमारियों की हम बात करते हैं तो यहाँ पर लक्षणों की बात होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आम इंसान को तभी पता चलेगा कि मुझे कोई बीमारी जब उसे ये पता हो कि इस बीमारी के लक्षण क्या हैं। तो इन जो बीमारियाँ हैं, अगर इनकी शुरुआती दौर अगर इनका चल रहा है तो लक्षण इनमें क्या दिखाई देते हैं? देखिए, जो आपकी जो आनुवांशिक बीमारियां जिसको हम जेनेटिक बीमारियां कहते हैं, तो छोटे बच्चे में होती हैं, उसमें आप डॉक्टर के पास ले तो वो आपको बता पाएगा, आपको क्यों आपको लग जाता है कि आपका बच्चा का डेवलपमेंट नॉर्मल नहीं हो रहा है और आपके बच्चे के अंदर कोई डिफेक्ट आ रहा है, उसको अंदर एक अंग ढंग से नहीं चल रहा है या उसका मेंटल डेवलपमेंट, तो वो आपको डेवलपमेंट है या जेनेटिक बीमारियां लेके बच्चे बता जाती है। बच्चों में दूसरी और जो कॉमन बीमारी होती है एपिलेप्सी की, जो 20% लोगों में जो अपने पेरेंट्स से लेके आते हैं, 20%, उसमें मिर्गी के दौरे आना। अब मिर्गी के दौरे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पब्लिक को जानना कि बच्चे में मिर्गी के दौरे जो जनरल पब्लिक को पता है, उस हाथ पैर कांप रहे हैं, झटके आ रहे हैं, उसको तो सब समझ जाते हैं, लेकिन मिर्गी जो है कम से कम कई प्रकार की होती है। मैं कैमरे के सामने थोड़ा आपको दिखाऊंगा कि कुछ मिर्गियाँ ऐसी भी होती हैं जिसमें कि बच्चा सुन्न हो गया, ये भी मिर्गी है। कई बार वो बच्चे ऐसे करते हैं, कोई झटके नहीं आ रहे, ये भी मिर्गी है। तो कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं अगर आपके बच्चे के अंदर, इनको हम कई बार कहते हैं एब्सेंस अटैक, एब्सेंट होता है बच्चा, उसका आसपास से कम्युनिकेशन टूट जाता है। तो ये कुछ लक्षण है, अगर आपके अपने बच्चे के अंदर कुछ भी एबनॉर्मल लग रहा है उसकी हरकतों में, तो आप डॉक्टर को मिला सकते हैं। ये एपिलेप्सी का हो गया। चोट का तो ऑब्वियसली आप कोई भी चोट लगेगी उसमें कोई लक्षण आपको पता चल जाएंगे। अब आता है मेनली ब्रेन स्ट्रोक, दैट इज इंपॉर्टेंट कि ब्रेन स्ट्रोक को आप कैसे पहचानें। तो ब्रेन स्ट्रोक को पहचानने के लिए हमने एक जनरल पब्लिक के लिए एक टर्म बनाया जिसको हम कहते हैं फास्ट, FAST। क्या बनाया? फास्ट। उसमें हम ये कहते हैं कि भाई आप इन चीजों पे ध्यान दें। फास्ट में F आता है पहले, F मीन्स फेस। आप मरीज का फेस देखिए, कहीं टेढ़ा तो नहीं हो रखा, तो F इज फॉर फेस, C इज फेस, एनी एसिमेट्री। अगर आपको लगता है कहीं तिरछापन है, इसका मतलब उसको पैरालिसिस शुरू हो रही है जी। दूसरा उसका देखिए A, F के बाद आया A मीन्स आर्म। उस मरीज से कही कि अपने दोनों आर्म ऊपर करे और आपको लगे एक आर्म नीचे गिर रही, इसका मतलब उस तरफ कमजोरी आ गई जी, बिल्कुल। तो FA। तीसरा होता है S मीन्स स्पीच। तो फास्ट का F मीन्स फेस, A फॉर आर्म और S फॉर स्पीच। स्पीच उनकी सलड हो जाती है, वो कई बार तोतलापन या बोल नहीं पा रहे हैं, शब्द नहीं निकल रहे हैं या नाम नहीं ले पा रहे हैं। अगर आपको घर में ऐसा लग रहा है इसका मतलब उसको स्ट्रोक के सिम्टम आ रहे हैं जी। और T हम इसलिए कहते हैं कि T मीन्स टाइम इज इंपॉर्टेंट, प्लीज टेक हिम टू द हॉस्पिटल। ब्रेन स्ट्रोक में टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप हर मिनट डिले करने पे, अगर आप 1 मिनट उसको डिले करते हैं तो उसकी 2 मिलियन सेल्स डैमेज हो जाती है जी। तो इसलिए एक जनरल पब्लिक के लिए एक हम लोगों ने न्यूरोलॉजी सोसाइटी एसोसिएशन ने एक टर्म हमने करा है कि अगर आप घर में, आप डॉक्टर नहीं है, आप लेमैन हो, आप चाहे कोई भी हो, मास्टर हो घर में, अगर आपने लगा यार कि मेरे मरीज के, मेरे घर में मेरे फादर मदर बहन के किसी के अंदर फेस में मुझे एसिमेट्री लग रही है और वो हाथ बेचारी उठा रही नीचे गिर जा रहा है, पकड़ नहीं पा रही हाथ से और शब्द उसके नहीं निकल पा रहे हैं, तो इसका मतलब उसको स्ट्रोक के लक्षण है। तो ये लक्षण होते हैं ब्रेन स्ट्रोक के जी। और लेकिन एडवांस स्टेज में तो पेशेंट बेहोश भी हो सकता है, मिर्गी के दौरे भी उसको आ सकते हैं। उस समय पेशेंट को बड़ा ब्रेन हेमरेज जो सीवियर हेडेक हो उसको और बेहोश हो जाए, तो उसमें तो आप लेके जाओगे। लेकिन अर्ली साइन जिसमें कि जो लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते और जिसमें लोगों को टाइम अपना, अरे नहीं अभी तो लगता है इसको ठंड लग गई, लगता है इसको कुछ घबराहट हो गई, वो टाइम आप उसको वेस्ट ना करें। अगर आपको ये 3 चीज़ें उसमें मिल रही है तो स्ट्रोक में हेडेक, बेहोश होना, मिर्गी के दौरा आना बड़े स्ट्रोक में होता है। माइनर स्ट्रोक में आप ये फास्ट वाला साइन देखेंगे, FAST देखेंगे, तो ये हो गया ब्रेन स्ट्रोक का। अब ब्रेन ट्यूमर है वो बहुत कॉमन है। अब ब्रेन ट्यूमर के अंदर का सबसे कॉमन जो सिम्टम होता है वो होता है हेडेक। पर मैं यहाँ ये कह के मैं पब्लिक को डरा नहीं चाहूँगी, हर सरदर्द जो है ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो रहा है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कॉमन हेडेक, सपोज कोई कहता है डॉक्टर साहब मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे पिछले 10 साल से हेडेक है, कोई चिंता की बात ही नहीं है आपको। इसका मतलब ये तो वो टेंशन हेडेक है, माइग्रेन हेडेक है जी। अगर कोई कहता है डॉक्टर साहब मुझे महीने में 2 दिन हेडेक होता है, बाकी 15 दिन तो 20 दिन मेरे बहुत अच्छे निकल जाते हैं, आपको वेस्कुलर हेडेक है, माइग्रेन हेडेक है। लेकिन कोई मरीज कहता है कि रिसेंट ऑनसेट हेडेक है, आपको पिछले 4-5 दिन से 1 महीने से बहुत ज़्यादा हेडेक है, कंटिन्यूअस है। अच्छा, दैट्स इंपॉर्टेंट। देखो कंटिन्यूअस हेडेक और अर्ली मॉर्निंग हेडेक जो सुबह सो के उठने पे होता है। अगर आपके घर में किसी पेशेंट को कहता है कि जो मैं सुबह सो के उठ के मुझे हेडेक है और मुझे उल्टियाँ हो जाती हैं, आप उसको डॉक्टर के पास जरूर चलाइए। तो हेडेक में भी आपको वे करना पड़ेगा
कि भाई कौन सा हेडेक आपको। जब भी हमारे पास पेशेंट आता है कहता है हमें 10 साल से हेडेक है, हमें पता है कि इसको कुछ नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब, मेरे 7 दिन से 8 दिन से मैं हेडेक की वजह से सो नहीं पाया हूँ और मेरे ऐसा लगता है कि अंदर कुछ फट जाएगा, थ्रॉबिंग हेडेक है, तो उसको जान करा। तो हेडेक आपको एनालाइज करना पड़ेगा। पर जनरल पब्लिक में ये कहूँगा कि अगर आपका रिसेंट ऑनसेट हेडेक है, सडन हेडेक है कि पेशेंट कह रहा था कि साहब मैं नॉर्मल था, बहुत जोर से सर में दर्द हो, उल्टी हुई, चक्कर आ गया, डॉक्टर के पास चाहिए जी। पर वो कहता है कि नहीं ये हेडेक तो मुझे पिछले 10 साल से है या मुझे 10 महीने से है और कभी होता है कभी नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं उसमें। तो हेडेक भी आपको पहचान। तो ब्रेन ट्यूमर में सबसे कॉमन सिम्टम हेडेक है, पर 80% हेडेक आर बिकॉज ऑफ अदर रीजन्स, नॉट बिकॉज ऑफ ट्यूमर। दे आर बिकॉज ऑफ माइग्रेन, टेंशन हेडेक, हाई बीपी, साइनोसाइटिस, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो हर सरदर्द में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि भाई मुझे ब्रेन ट्यूमर होता है। पर मैं साथ में पब्लिक को ये भी बताना चाहूँगा कि हेडेक को आप इग्नोर ना करें। आपको हर हेडेक के लिए किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं। आप हेडेक को अपने जनरल फिजिशियन दिखाइए, वो आपका बीपी ले लेगा, आपको एनालाइज कर लेगा, हो सकता है आपको साइनस की वजह से हो। पर मैंने ऐसे भी पेशेंट देखे जिनको हेडेक वो वाला हेडेक था जो ब्रेन ट्यूमर था, वो इग्नोर करते रहे और तब आए जब उनको बहुत एडवांस स्टेज थी। तो वो हेडेक में मैंने आपको बताया रिसेंट ऑनसेट्स, पिछले 4, 5, 7, 10 दिन, 1 महीने से कंटिन्यूअस है। नंबर 1 अर्ली मॉर्निंग, सुबह के टाइम हो रहा, साथ में उल्टियाँ हो रही हैं, या साथ में पेशेंट को दौरा आ गया, मिर्गी का दौरा, दैट इज समथिंग वेरी डेंजरस। अगर मरीज कहता है सरदर्द के साथ में मुझे मिर्गी का दौरा भी आया, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि अच्छा, ये तो हो गया हेडेक एंड मिर्गी का दौरा। साथ में अगर एडवांस स्टेज फिर और किसी एक हिस्से में कमजोरी आ जाना, पैरालाइज, एक आंख से दिखना नहीं, एक हाथ पैर चलना नहीं, ये होते हैं ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम जो प्रेशर मार रहा है उसमें। आप मेरे साथ लेडीज बैठी हैं, फीमेल्स में भी एक ब्रेन ट्यूमर होता है जिसको हम पिट्यूटरी ट्यूमर कहते हैं। उसमें बहुत कॉमन सिम्टम ये होता है कि पेशेंट्स जो लेडीज के पीरियड्स बंद होते हैं जी, और वो समझती है कि गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जबकि ब्रेन पिट्यूटरी ट्यूमर्स की वजह से होता है। तो लेकिन वो लेडीज डॉक्टर, उनका एक हार्मोन टेस्ट होता है, वो कराती हैं, उससे मालूम पड़ जाता है कि इसके अगर ये हार्मोन इंक्रीज है तो ये ब्रेन ट्यूमर के कारण है। तो वो डेफिनेटली सिम्टम्स तो बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने आपको बताया कि पीरियड बंद आना, ये बड़ा रेयर टाइप की जो लेडीज अंदर होता है। पर हाँ, सर दर्द, मिर्गी का दौरा आना, एक अंग में कमजोरी होना, एक आंख से दिखाई नहीं देना, ये ऐसे सिम्टम है जिसमें आपको अलार्म हो जाना चाहिए कि मुझे डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। तो मैंने आपसे बात करी है एपिलेप्सी के सिम्टम की, ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम की, ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम की, और जो डिजेनरेटिव डिजीज मैंने जो लास्ट में बताया, जिसमें कि आपने कई बार सुना होगा कि हम लोग कहते थे पहले जमाने में कि भाई 60 साल में भाई सटिया गए, मींस नॉर्मल मेमोरी लॉस हो गई। बिल्कुल, कि हमें याद नहीं रहता। पर आपने देखा होगा कि अब वो उस 60 साल की ड्यूरेशन है, या थोड़ा अर्ली स्टेज में आ गई है? नो नहीं है। इनफैक्ट अब वो जो डिमेंशिया जो सटिया जाने वाला था वो और ज्यादा बढ़ गया आपका। अब आप 70 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में देखेंगे कि लोग की मेमोरी बहुत अच्छी है। जो आप 50 साल में, 40 साल में बता रहे हैं, अगर वो रियल डिमेंशिया तो एक अलग डिजीज है। लेकिन आजकल मेरे पास 40 साल का आदमी आता है, 30 साल का, सब मेरी याददाश्त कम हो गई। हाँ जी सर, जबकि उसकी याददाश्त कम नहीं, ये हमारा बेसिकली क्या है कि हमारी मल्टीटास्किंग है जी, हमारा अटेंशन डेफिसिट है। मैं यहाँ पे बात आपसे कर रहा हूँ, ध्यान मेरा कहीं हो रहा है, तो मैं उस चीज को रजिस्टर नहीं कर रहा हूँ जी, बिल्कुल को रजिस्टर नहीं कर रहा हूँ। तो वो मेमोरी, वो दैट इज बिकॉज ऑफ डे टू डे लाइफ, हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से हम अगर लग रहा है अरे यार मुझे, क्योंकि आप जिस समय काम कोई कर रहे हैं, अगर आपका ध्यान कहीं और है तो आप उसको सुन तो रहे हो, लेकिन आप उसको ब्रेन में रजिस्टर नहीं कर रहे। बिल्कुल। सो वो बहुत कॉमन चीज है। उसके लिए आपको सिर्फ अपना ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी लाइफ जीवन शैली को परिवर्तित करना पड़ेगा। दूसरा जो मैंने कहा था याददाश्त वाली बात, जो डिमेंशिया हम जो कहते हैं, डिमेंशिया एक होता है एज रिलेटेड, जिसको हम कहते हैं सिनाइल डिमेंशिया। देखो हर इंसान में आया, किसी को 60 में आया, किसी को 70 में आया, किसी को 90 में आया, किसी को आएगा जरूर 100%। ब्रेन सेल्स हमारी डिजेनरेट होती रहती है। ब्रेन सेल्स एक ऐसी सेल्स हैं जो कभी दोबारा बनती नहीं है। ये 5-6 साल की उम्र के बाद से बनना शुरू करती हैं और ये दोबारा नहीं बनती। स्किन, लीवर आप आधी काट दीजिए दोबारा बन जाएगी, किडनी डैमेज है दोबारा बन जाएगी, लेकिन ब्रेन सेल्स इकलौती सेल्स हैं जो कि अगर एक बार डेड हो गई तो दोबारा कभी नहीं बनती। और ये डिजेनरेशन शुरू आता है 5-6 साल के बाद। जितना ब्रेन आपको बनना है 5-6 साल, उसके बाद जो भी आपके आ रहा है वो आपका एक्सपीरियंस आ रहा है। सेल्स नहीं बढ़ रही हैं आपकी, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स नहीं बढ़ रहे हैं। वो इसीलिए आपने देखा कि एज में जाके बाद में आपको मेमोरी कहीं ना कहीं होती है। तो एक हम कहते हैं सिनाइल डिमेंशिया विच इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ एज, की भाई उम्र हो गई तो अब याददाश्त थोड़ा बहुत जाएगी, एंड एक्सेप्टेड है सोसाइटी में। एक होता है अल्जाइमर्स, आपने नाम सुना होगा, अल्जाइमर्स कहते हैं उसको। हम कहते हैं प्री सिनाइल, मीन्स यार वो 50 साल में भूलने लग गया ऑर्गेनिकली। वो मरीज रियलाइज नहीं कर रहा, उसके घर वाले बता रहे हैं उसको ये तो खाना खाता है भूल जाता है खाना खाया इसने। सो दैट इज अल्जाइमर डिजीज।
वो थोड़ा एक प्योर न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है, उसको डायग्नोज करना पड़ता है, उसका इलाज भी बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन एक जो सिनाइल डिमेंशिया है और एक सेकेंडरी डिमेंशिया, उसको हम लोग डॉक्टर ट्रीट कर सकते हैं कुछ एक्सटेंट तक। और उसके बारे में आई थिंक वो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन उसके बारे में उसके तरीके हैं कि आपने रिस्क फैक्टर देखिए, जो याददाश्त भूलने के जो आपके रिस्क फैक्टर, एक तो मैंने बताया कि यंग लोगों में जो आप अपना भाई कंसंट्रेशन रखिए, मल्टीटास्किंग मत करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, टेंशन मत करिए। वो जो बड़ों में हो रहा है उसको कैसे आप कहेंगे मेरी याददाश्त ठीक रहे? आपके रिस्क फैक्टर क्या है सब? हाई बीपी, ब्लड शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, अल्कोहल, इन चीज़ों पे आप कंट्रोल रखिए, तो आपको उतनी देर में आपकी उसको डिमेंशिया उतनी देर में आएगा फिर जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए। डॉक्टर साहब, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जब भी हम बात करते हैं कि हमें स्वस्थ ज़िंदगी जीने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें स्वस्थ रहना है, हम ये बात नहीं करते कि हम अपने मस्तिष्क को स्वस्थ कैसे रखें। तो आम जनता को आज इस कार्यक्रम के माध्यम से ये भी जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम अपने मस्तिष्क को स्वस्थ कैसे रखें, उसके लिए हम किस तरह के क्रियाकलाप करें। नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, हमारी मेंटल हेल्थ दो टाइप की होती है जी, मतलब हमारी ब्रेन की हेल्थ। एक तो होती है कि ब्रेन की फिजिकल हेल्थ, हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर अच्छा रहे, बढ़िया न्यूरॉन रहे, हेल्दी रहें, फर्स्ट क्लास रहें। और एक होती है मेंटल हेल्थ, हमारे विचार अच्छे रहें, हम डिप्रेशन में ना जाए, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो वो मेंटल हेल्थ के लिए तो भी डिपेंड करेगा कि आपका सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, आपका मेंटल मेकअप कैसा है, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसी है, आपका सपोर्ट सिस्टम कैसा है, आप सब एवरीथिंग, सर्कमस्टांसेस जी बिल्कुल। अब जाता रही परिस्थितियां कैसी आपकी, बहुत सारी चीजें। आपका जेनेटिक मेकअप क्या है, हो सकता है कि आपके पेरेंट्स दोनों डिप्रेस्ड हो, आपके अंदर वो ट्रेट आ जाएगा, ट्रेट। ये तो हुआ मेंटल हेल्थ। डिप्रेशन का रहता है कि अगर ट्रेट थोड़ा कुछ आता है, देखिए इफ दैट मतलब ट्रेट कुछ परसेंटेज, जैसे एपिलेप्सी है 15 to 20% लोगों में, 15 to 20% लोगों में प्राइमरी जेनेटिकली इनहेरिटेड एपिलेप्सी हो सकती है। ऐसे ही मेंटल इलनेस का अगर फैमिली में स्टेज, देयर आर चांसेस दैट यू कैन हैव दैट। तो वो तो मेंटल हेल्थ का होगी, जिसमें फंक्शन ब्रेन की कुछ सोच चेंज हो गई है, शक होने लग गया है, डिप्रेशन हो गया, नेगेटिव आ गई, होता है। ये तो अपनी सोच है। हाँ, लेकिन एक होता है फिजिकल हेल्थ जी, कि आपको स्ट्रोक ना हो, आपको ब्रेन स्ट्रोक ना हो, आपको ये ना हो, वो ना हो। तो फिजिकल हेल्थ, मेरा IQ अच्छा रहे, मैं इंटेलिजेंट रहूँ, मेरी याददाश्त ठीक रहे, इसके लिए आपको ब्रेन के लिए वो हर चीज़ जो कि जनरल पब्लिक को पता है, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। एक तो ये होना चाहिए कि आपको पता है कि ब्रेन का न्यूट्रिशन क्या है। हमें भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, ब्रेन का न्यूट्रिशन इज नॉलेज। क्या? नॉलेज। तो आपने देखो, जो लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो लोग नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, उनको अंदर डिमेंशिया बहुत कम होता है। सो व्हाई वी कॉल कि ब्रेन की ताकत ही नॉलेज है। आप डम हो जाइए, आप बंद करने बन जाए, कुछ दिनों में आप डिमेंटिक हो जाएंगे जी, आप 50 बीमारी पकड़ लेंगे आपको। अगर आप नॉलेज एक्वायर करें डे बाय डे, सीखने की, लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। नई चीजें सीखे, नई एक्टिविटी सीखे, कभी सिंगिंग में चले आए, कभी आप ये कर लीजिए, मतलब आपको किसी न किसी एक्टिविटी इन्वॉल्व रखना है अपने आप को। दैट इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एक्टिविटी में इंपॉर्टेंट रखना है। आपको एक तो आपको ये हो गया कि आपको अपने नॉलेज एक्वायर करना है। सेकंड क्या होता है कि आपको अपने रिस्क फैक्टर, जो कि मैंने अभी पहले में गिना चुका, जो कि सारी बीमारियों के लिए, बॉडी के लिए, पर ब्रेन और हार्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्लड प्रेशर, शुगर, ओबेसिटी, स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल, हाइपोथायराइड, ओबेसिटी, ये चीज़ें हैं जो रिस्क फैक्टर हैं, जो ब्रेन की डिजीज़ को, सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़ को बढ़ाती हैं। पर देखिए, ये सारे फैक्टर आपके हार्ट के लिए भी, तो आप एक चीज़ का कंट्रोल करके आप दो जगह आपको फायदा मिल रहा है। इनफैक्ट ये सब चीज़ें किडनी के लिए भी अच्छा है, किडनी के लिए, आईज के लिए, हर चीज़ के लिए, ठीक है। पर ब्रेन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखो, अगर आपको ब्रेन का अगर डिजीज हो गया ना, तो एवरीथिंग गोज रॉन्ग। हाँ, अगर आपका पूरा शरीर सही भी है और आपका ब्रेन ही सही नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आप ब्रेन हेल्दी रखने के लिए ये सब रिस्क फैक्टर हैं, जो कि आपकी फिजिकल हेल्थ ब्रेन की अच्छी रखेगा। अगर आप बीपी का ढंग से ध्यान रखते हैं, शुगर आप कंट्रोल रखते हैं, थायराइड को कई लोग ध्यान नहीं रखते हैं, इसीलिए बीपी, शुगर, थायराइड हम लोग इनको कहते हैं साइलेंट किलर, क्योंकि सिम्टम कुछ होते नहीं है। लोग, अरे नहीं डॉक्टर साहब, मुझे था, मुझे ऐसी कोई जरूरत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम कहते हैं ये गलत है। हम चीज़ों को बहुत लाइटली ले लेते हैं सर, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का समय यहाँ पे समाप्त हो रहा है, हमें दूसरे एस्पेक्ट में भी जाना है। तो मैं जानना चाहूँगी कि जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं, हमने बहुत सारी डिजीज की यहाँ पे बात करी, किस तरह की बीमारियाँ यहाँ पर हमें हो जाती है। यहाँ पर जागरूकता की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जो आम इंसान है वो नहीं जानता मुझे किस तरह की बीमारियाँ यहाँ पे हो रही है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, हमारा दायित्व क्या होता है कि किस तरह हम जागरूक करें? अच्छा, मैं बहुत शॉर्ट में अगर देखें, जो जेनेटिक या डेवलपमेंटल जो नॉर्म, देखो जेनेटिक, अगर आप जीन्स लाए तो कुछ नहीं कर सकते। देखिए, अगर आपके पेरेंट्स इंटेलिजेंट तो आप इंटेलिजेंट होगे। अगर देखो, वो चीज़ें हैं जो आपको, उसको कहते हैं ना, मेरी जन्मपत्री मेरे हाथ में क्या लिखा। कुछ होते हैं डेवलपमेंटल एनोमली, डेवलपमेंटल जो आपके बच्चा जब पेट में है उस समय,
तो उस समय हम ये कहते हैं एक दो चीज, एक तो पहले आपने एक बता, हम लोगों के यहाँ कहता था कि एक कॉन्सिंगुलस मैरिजेस होती हैं जो कि रिलेशंस में होती हैं, मामा की लड़की से चाचा की, जो मुस्लिम में बहुत होती हैं, उनमें ये डेवलपमेंट एनॉमली बहुत आती है जी। तो इसीलिए देखो हमारे पुराने जमाने में लोग कहते हैं सेम गोत्र में शादी मत करो, उस समय उनको ज्ञान था उस समय, और साइंस ने अब बताया कि अगर जैसे ये मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत दिखाया गया कि उनके यहाँ ये आपस में शादियां हो जाती है तो उनके अंदर डेवलपमेंटल एनॉमली बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो जीन्स एकदम पर मिल जाते हैं दोनों, तो इसीलिए पहले गोत्र में मना करते। तो एक तो ये कि भाई कोशिश करें कि सेम फैमिली में मैरिज ना हो, टू जेनेटिक डिजीज डेवलप, जो बच्चा आपका पेट में उसका हेल्थ के लिए आप रेगुलर चेकअप कराती है, एक फॉलिक एसिड होती है उसकी आपकी सप्लीमेंट होना चाहिए ताकि डेवलपमेंट हो। बाकी जो और भी जो बीमारियां हैं, जैसे आप कोई कहे भाई कि जो आप एक्सीडेंट के लिए आप प्रिवेंशन करिए, भाई एक्सीडेंट में आप उसके लिए आप हेलमेट पहन के चलिए, सीट बेल्ट पहन के चलिए, स्पीड आप मोबाइल पे बात मत करिए, वो प्रिवेंशन सारी पब्लिक में हर जगह लिखा हुआ, लेकिन लोगों को फॉलो करना पड़ता है। अब वो पता है कि हमारे कंट्री में एक्सीडेंट से हर दिन 450 लोग मरते हैं जी, बिल्कुल हर दिन, लेकिन लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं। अगर एक साल में एक जहाज गिर जाए जिसमें 300 लोग मरते हैं, पूरी कंट्री में हाहाकार मच जाता है। वो ये नहीं कि सर हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान नहीं लेते, चीजों को हम बहुत लाइटली यहाँ पे ले लेते हैं सर, क्योंकि मेरे कार्यक्रम का समय यहाँ पे समाप्त है। मैं चाहूंगी कि आप जागरूकता के विषय में बात करें, जागरूकता और हमारा नैतिक दायित्व यहाँ पर क्या होना चाहिए। मैंने कहते हैं जागरूकता ये भी, जो एक्सीडेंट प्रिवेंशन करने के लिए आपको सब चीजें जो भी प्रिकॉशंस हैं, हेलमेट है वो करिए, जो ब्रेन स्ट्रोक के लिए आपको अपना ध्यान देना पड़ेगा, और जो भी रिस्क फैक्टर मैंने बताया इनमें आप ध्यान दें ताकि ये ना हो। देखो 100% आप नहीं बचा सकते, लेकिन 80% चांसेस हैं कि अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप इन चीज़ों से बच जाएंगे। तो जागरूकता ये है कि भाई आप रिस्क फैक्टर अपने कम करें जी। इन और जहाँ तक बात है ब्रेन हेल्थ के लिए, मैंने बताया कि आप नॉलेज एक्वायर करिए, पढ़िए, नई हॉबीज़ बनाइए, इससे आपका ब्रेन हेल्थी रहेगा। मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेडिटेशन योगा। सर आपको क्या ये लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ आनी चाहिए कि जो बच्चे अगर इनको हम इन्वॉल्व इसमें करते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा हमें इससे होगा, क्योंकि बच्चे ही भविष्य है हमारे। 100% कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें। मैं तो चाहता हूँ कि बच्चे कम से कम अगर 8 घंटे स्कूल में, 2 घंटे उनके अंदर स्पोर्ट्स, योगा, मेडिटेशन के लिए होना चाहिए। 2 घंटे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका बच्चा अगर 100% वाला है और अगर मेंटली हेल्दी नहीं है तो देयर इज नो पॉइंट, कोई लाइफ में कुछ नहीं करेगा। तो फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरी समझ से स्कूल में अगर हम किसी तरह ये कन्वे कर सकें, जो लोग मैटर करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, पॉलिटिशियन को, प्लीज़ सिर्फ किताबों तक बच्चों को मत रखिए, सिर्फ किताबों तक बच्चों मत रखिए। इससे बच्चों के अंदर, अब आप देख रहे हैं इतना डिप्रेशन हो रहा है, सुसाइडल टेंडेंसी इतनी हो रही है, बिकॉज नंबर्स की होड़ है। तो मैं चाहूँगा कि ये चीज़ें इंक्लूड करें तो डेफिनेटली हमारा समाज अच्छा हो जाएगा, आने वाली पीढ़ी बहुत अच्छी हो जाएगी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को इतनी तमाम जानकारी यहाँ पर देने के लिए। तो ये हमारे साथ डॉक्टर महेश कुड़ियार, सीनियर न्यूरो सर्जन यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने हमें तमाम जानकारी यहाँ पर दी है न्यूरो से संबंधित। उनका यही कहना है कि आप जितना ज्ञान यहाँ पर अर्जित करेंगे, उस ज्ञान के आधार पर ही आपका जो दिमाग है, आपका मस्तिष्क और मजबूत हो सकता है, और सारी बीमारियों से लड़ने की वजह भी यही है और कारण भी यही है। नमस्कार। थैंक यू।